नमस्कार प्रिय साथियों। एग्जाम वॉरियर कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने देखा था कि पिछली वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सेंटेंस नंबर 5 छूट रहा था। तो आगे से हम पार्ट लेक्चर नंबर सेकंड की पार्ट सेकंड की हम बात कर लेते हैं। तो हम आज बात करेंगे सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 की अगर देखें तो इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है कि आपने देखा था इम्परेटिव सेंटेंस बाकी के अन्य सेंटेंस पढ़े उनमें अलग अलग जो कैडर रखते थे। इसी तरीके से इसमें क्या है कि इट डिनोट्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन एंड कमांड्स। इस प्रकार के सेंटेंस में यानी आप क्या क्या दर्शाते हैं, तो ऑर्डर दर्शाते हैं, रिक्वेस्ट दर्शाते हैं, एडवाइस दर्शाते हैं और सजेशन और कमांड्स। ऑर्डर का मतलब आपको पता है कि किसी को आदेश देते हैं आप, रिक्वेस्ट का मतलब किसी से निवेदन करते हैं, एडवाइस मतलब किसी को सलाह देते हैं या सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं, कमांड्स का मतलब निर्देश देते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शंस जिसे बोलते हैं हम। जैसे कैप्टन जो होते हैं आर्मी में या फिर अन्य किसी कैटेगरी में, फोर्स में, तो वो सारे लोग क्या करते हैं, कमांड्स देते हैं। तो इस तरीके से कमांड्स, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस जिन सेंटेंस में दी जाती हैं वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, आपके इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस की अगर बात करें हम, तो इंपरेटिव सेंटेंस का एक जो रूल है उसको देखें अगर, तो पहला कॉन्सेप्ट इसका ये कहता है कि सबसे पहले आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको ऑब्जेक्ट देना है और अगले नंबर पर आपको अदर वर्ड्स जो भी कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह जो भी रहते हैं उनको दे देना है। फॉर एग्जांपल आपके पॉइंट में अगर एक वर्ब है तो उसके आधार पर आप सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे मैंने कहा कि कोई वर्ब मैंने ली, मैंने कहा कुक, और कुक का एक हमने ऑब्जेक्ट ढूंढा कि कुक क्या पकाना है, तो मैंने कह दिया कुक द फूड, यानी खाना को पकाओ। तो इस तरीके से कुक द फूड, इसमें कुक जो हो गई वो आपकी मेन वर्ब हो गई और फूड क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और आगे अगर और कुछ कहते हैं कि इसमें फूड में भी क्या पकाना है, वो अदर वर्ड्स हो जाता। इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वो आपके इंपरेटिव सेंटेंस कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे ही और अगर हमने देखा, मैंने कहा कि स्लीप, स्लीप नाउ, यानी अब सो जाओ, तो स्लीप आपकी मेन वर्ब हो गई और उसके बाद नाउ इसका अदर वर्ड्स हो गया, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कल आगे के सेंटेंस में हम बात भी करेंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, इस तरीके से। तो ये सेंटेंस आपने देखा होगा, लेकिन इसके कॉन्सेप्चुअल जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इसका तो यही है। बाकी के अन्य जो सेंटेंस है सेंटेंस के अंदर, जैसे आपको निगेटिव का भी स्टेटमेंट देना हो, निगेटिव आपको ऑर्डर देना हो, जैसे मैंने कहा किसी चीज़ से मना करना है कि आप यहाँ मत बैठो, तो उस मत के लिए हम क्या लगाते हैं, तो इस सेंटेंस में केवल आपको आगे डोंट यूज करनी होती है, सेंटेंस आपका निगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब जैसे बात आती है कि रिक्वेस्ट क्या होते हैं, रिक्वेस्ट में कैसे देनी है आपको, तो रिक्वेस्ट के लिए केवल क्या होता है कि दो वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। कभी भी किसी को रिक्वेस्ट करना है, अब जैसे ये सामने लिखा हुआ है कुक द फूड, कुक द फूड, तो इसमें हमने कहा खाना बनाओ, तो अब इसमें ऑर्डर नहीं लग रहा कि कमांड लग रही है कि रिक्वेस्ट लग रही है। तो इस तरीके से अगर देखें, कुक द फूड अगर हमने सामान्य तौर पर कहा तो इसका मतलब ये हो गया कि खाना पकाओ, लेकिन अब सामने वाला ये समझ रहा है कि ऑर्डर दे रहे हो, तो इसके लिए रिक्वेस्ट बनाने के लिए आप इसमें प्लीज़ एक शब्द यूज करते हैं, या तो प्लीज़ या काइंडली। काइंडली, काइंडली एक ऑफिशियल वर्ड है, जबकि प्लीज़ आपके नॉर्मल जब भी बातचीत करते हैं तो उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। काइंडली ऑफिशियली है, फॉर्मली है, इसको आप यूज़ करते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं यहाँ पर, कभी कभी आप कैसे इसको चीज़ों को समझते हैं कि कब ये ऑर्डर हो जाएगा, कब रिक्वेस्ट हो जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए आपको ध्यान देना है टोन पर। टोन का मतलब जो आपकी आवाज़ है, अगर ये आवाज़ थोड़ी सी ऊंची है या आवाज़ नीची है, तो इन्हीं चीज़ों से हम समझ सकते हैं। अगर आवाज़ ऊंची है तो आपको पता है कि आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बोले तो आपको ऐसा ही लगता है कि वो ऑर्डर दे रहा है, और अगर आपको आराम से कोई कह रहा है, सुटेबल तरीके से वो नीची आवाज़ में कह रहा है, तो आपको लगता है कि हाँ ये रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर आराम से कोई चीज़ सजेशन या सुझाव दे रहा है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने तेज़ आवाज़ में कोई सुझाव कहेगा कि दवाई खाओ, ये तो ऑर्डर हो गया। अगर टोन ऊंची है, यानी आवाज़ अगर ऊंची है किसी की, तो इससे मतलब आप क्या समझेंगे कि ये ऑर्डर है या कमांड है आपके लिए। एडवाइस तो नहीं हो सकती, रिक्वेस्ट तो नहीं हो सकती। जब भी रिक्वेस्ट या आवाज़ नीचे करके दी जाती है आपको, रिक्वेस्ट, एडवाइस वगैरह, तो यहाँ से टोन का विशेष ध्यान रखकर आपको चीज़ें करनी है। जैसे एक एग्जांपल और समझ लें, मैंने कहा पढ़ो, मैंने कहा पढ़ो, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि ये ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है। तो आप यही समझेंगे कि मैंने कहा पढ़ो, अगर आराम से कहा तो इसका मतलब मैंने आपको सलाह दी। अगर मैंने कहा बेटा पढ़ो, तो आपने समझा कि हाँ ये सजेशन है, सुझाव है, अच्छा है। पर मैंने ऐसे कहा, आपने कहा पढ़ो, अभी पढ़ो एकदम से, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो ये सारा काम कहाँ का है, टोन का। तो टोन अगर ऊपर है तो आप समझ गए कि ये ज़्यादातर ऑर्डर होगा या फिर कमांड होगी। और अगर साउंड नीचे है तो आपको पता है कि रिक्वेस्ट हो सकती है, वो एडवाइस हो सकती है, वो सजेशन हो सकता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे की हम बात कर लेते हैं जरा, तब तक इसको नोट करिए। जैसा कि आपने देखा कि जो इम्परेटिव सेंटेंस था उसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर है।
अब इसके बाद इसकी अलग अलग कैटेगरी बनती है। अब अलग अलग कैटेगरी कौन कौन सी बनती है, तो आपको मैंने बताया कि निगेटिव के लिए अगर कोई आपको कमांड निगेटिव देनी है तो आपको केवल क्या यूज़ करना है, तो आपको यूज़ करना है डोंट। डोंट या इसी को हम बोलते हैं डू नॉट, है ना, कॉन्टेस्ट फॉर्म है। तो निगेटिव को आपको क्या करना है, डोंट डोंट लगा के बाकी की चीज़ें सेम रहनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा कि यहाँ मत खेलो ना, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि यहाँ मत खेलो, और एक हमने सेंटेंस लिखा कि बाहर जाओ, बाहर जाओ। तो इनमें से आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव टैग है। तो ये आप ऊपर पढ़ के आए थे असर्टिव सेंटेंस में। तो यहाँ मत खेलो, तो इसका मतलब ये हो गया कि मत से क्या कर रहा है, ये मना कर रहा है, और मना का मतलब हो गया कि ये सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव फॉर्म के लिए आपको सबसे आगे क्या लगा देना है, डोंट। तो जब आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो आप आगे यूज करना पड़ेगा आपको डोंट, और डोंट के बाद बाकी का कॉन्सेप्ट यही काम करने वाला है। और इसमें लिखा हुआ है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसका ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स। तो सेम आपको करना है कि डोंट प्ले, और यहाँ की स्पेलिंग लास्ट में आपको लगा देनी है हियर। इस तरीके से आप बना सकते हैं। बाहर जाओ, ये तो नॉर्मल सा सेंटेंस है, आपका नेगेटिव तो नहीं है, तो इसमें डोंट आपको यूज करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। तो आप क्या करना है, केवल आप लिखेंगे गो और बाहर की आउट। इस तरीके से ये सेंटेंस आपके बनाए जाते हैं। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक कई सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि पानी दो, तो आपने कहा कि गिव द वाटर। इसी तरीके से कई सारे आप सेंटेंस आप बोलते रहते हैं कि वहाँ मत जाओ, यहाँ खेलो, यहाँ बैठो, है ना, यहाँ पढ़ो, किताब पढ़ो। तो ये सारे जो सेंटेंस है वो आपको क्या बताते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान कराते हैं, और आप इस तरीके से उनकी इंग्लिश बना सकते हैं। दूसरे हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का एक और कैडर थोड़ा सा बढ़ता है, जिसमें आपको केवल क्या यूज करना है, कॉन्सेप्ट यही रहना है, यानी मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है, और चीज़ें किस तरीके से बदल रही हैं वो केवल आपको फोकस करनी है। जब भी किसी सजेशन की बात की जाए, आपने नेगेटिविटी सीख ली, अब जब भी आपसे कोई सजेशन की बात करते हैं या कोई काम आप साथ मिलने की कोशिश करते हैं, साथ मिलें और तब उस काम को करते हैं, तो आप केवल इसमें क्या लगा लेते हैं आगे, लेट्स, इस तरीके से। ठीक है, इस लेट्स का मतलब होता है कि आओ या चलें, ना। जैसे हमने कहा आपसे कि आओ आओ किताब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो काम करना है आप सोच के देखो जरा कि आओ किताब पढ़ते हैं, इसमें आप अकेले तो नहीं पढ़ेंगे, इसमें या तो साथ में मैं पढ़ूंगा और जो लोग होंगे साथ में वो सब लोग पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आओ किताब पढ़ते हैं, तो ये एक सजेशन हो गया, सारे लोग साथ में काम करने वाले हैं। तो जब इस तरीके का सेंटेंस लिखा हो तो आओ की स्पेलिंग आप गो या कम नहीं लगाएंगे, आप क्या करेंगे, आपको क्या दिया गया कि जब भी सजेशन की बात की जाए आप लेट्स आगे लगाइए। तो सबसे पहले हमने लगाया लेट्स, और उसके बाद रूल्स आपका यही काम करेगा, इन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मैन वर्ब में क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना की स्पेलिंग है रीड। ठीक है, लेट्स रीड, क्या पढ़ना है आपको, रीड द बुक, आपको किताब पढ़नी है। तो इस तरीके से आप इसे सेंटेंस को बना देते हैं, यानी आओ किताब पढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, दूसरे सेंटेंस की और बात कर लेते हैं। जैसे कभी कभी सेंटेंस में चलें लिख के आएगा, आपसे कहेगा कि चलो चलो पतंग उड़ाते हैं, चलो पतंग उड़ाते हैं। अब इसमें आप इसमें भी देखेंगे सेंटेंस में ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी एक व्यक्ति से कहा जा रहा है, यानी हम सब हैं इकट्ठे उस काम को करने वाले, इसीलिए इसमें लेट्स, यानी लेट प्लस अस ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो यानी चलो या आओ की स्पेलिंग मैंने बताया था नहीं लगानी है आपको, केवल इसका मतलब क्या होता है, लेट्स से। तो आप लिख देंगे लेट्स, लेट्स, और उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी उड़ाना की क्या होती है, तो आपको पता है कि फ्लाई और फिर द काइट, चलो पतंग उड़ाते हैं। फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है और फ्लाई का मतलब उड़ाना भी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड है लेट्स का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं कि जब किसी व्यक्ति को आप काम करने से रोकते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को आप काम करने से रोकें, है ना, और उसे काम ना करने दें, तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा और क्या करेगा, ऑर्डर दे सकता है। हो सकता है आपसे बड़ा है तो वो ऑर्डर भी दे सकता है, रिक्वेस्ट या ऑर्डर। तो ऐसी कंडीशन में आप करते क्या हैं, लेट का प्रयोग करते हैं, प्लस जिस व्यक्ति को आप रोक रहे हो काम करने से और उसे करने के लिए कोई कह रहा है, तो उस ऑब्जेक्टिव केस को लिख देते हैं। ऑब्जेक्टिव केस यहाँ कौन सा आता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस आता है, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कौन होता है, तो इनडायरेक्ट में आपको पता होगा हिम हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, हर हो सकता है, ठीक है, देम हो सकता है,
मी हो सकता है, ठीक है, या किसी का नेम हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन, ठीक है, इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद लेट ये वाला ऑब्जेक्टिव केस के बाद आपको क्या करना है, पूरा रूल्स यही वाला आपका काम करने वाला है। यानी सबसे पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसका ऑब्जेक्ट, फिर उसका अदर वर्ड्स, ये बात तय है। तो इसको उठाकर वहां रख लेंगे आप। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा कि मुझे पढ़ने दो, ठीक है, यानी मुझे पढ़ने दो। अब जब ये कहा गया सेंटेंस मुझे पढ़ने दो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई रोक रहा है मुझे, तभी मैंने उससे कहा कि मुझे पढ़ने दो। अब ये हो सकता है कि अगर मैं बड़ा हूँ और वो छोटा है तो मैं कहूँगा ये ऑर्डर है एक तरीके का, मुझे पढ़ने दो, आप डिस्टर्ब मत करिए, है ना। और अगर मैं छोटा हूँ और वो बड़ा है तो क्या हो जाएगा, वो रिक्वेस्ट हो जाएगा कि मुझे पढ़ने दो। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जैसा बताया गया कि इनके लिए हमें लेट लेना है सबसे आगे, तो आप सबसे पहले लेट लेंगे। और लेट के बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस इनमें से कोई सा भी, तो आपको मुझे की स्पेलिंग क्या इनमें से लेंगे आप, मी ले लेंगे। तो लेट मी, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पढ़ना, रीड, तो लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। इसी तरीके से मैंने कहा कि मुझे खेलने दो, तो लेट मी प्ले, उसे पढ़ने दो, तो लेट हिम प्ले, सॉरी लेट हिम रीड। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इन सेंटेंस को बनाते हैं। तो इसमें जब भी सेंटेंस के लास्ट में आपको ने दो जैसा मालूम पड़े, तो आपको पता होना चाहिए कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स, ये चीजें आपको इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको। इंपरेटिव सेंटेंस इस तरीके का आपका कार्य करता है। आगे की बात करते हैं हम। तो आपने अभी जो भी सीखा इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर, तो इंपरेटिव सेंटेंस में आपने तीन चीज़ों को पढ़ा और तीनों अलग अलग चीज़ें थी जिनमें आपने निगेटिविटी को समझा, वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसमें मेन जो नियम काम कर रहा है वो आपने देखा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी काम कर रही है सबसे पहले, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट उसका, और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है। रूल्स नंबर पहला, जब नॉर्मल साधारण सी आप रिक्वेस्ट कमांड कुछ ऐसा दे रहे हैं तब। और उसके बाद आपने एक नियम पढ़ा उसमें लेट्स, सबसे पहले उसमें लेट्स लगा रहे हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट और फिर उसका अदर वर्ड्स आप ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अगला नियम आपने पढ़ा कि सबसे पहले लेट लगाते हैं, अब फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, और वो भी कौन सा वाला, इनडायरेक्ट वाला, यानी ये एक तरीके का लिविंग्स होगा, कोई ना कोई क्या होगा, लिविंग, ठीक है, या फिर ह्यूमन बीइंग कह लें, ठीक है। तो लेट और ऑब्जेक्टिव केस, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ पर वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा, ठीक है, नॉन लिविंग। तो ये अंतर है थोड़ा सा। और फिर उसके बाद कोई ना कोई अदर वर्ड्स। तो ये तीन नियम अभी आपने समझे जो इसमें काम करने वाले हैं। जब भी सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो आप आगे क्या लगा देना है, केवल आपको डोंट यूज कर देना है, ठीक है। तो आप क्या लगा देते हैं, डोंट, बस इस तरीके से आप इसको पूरा करते हैं। ये हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये जो आपके 5 सेंटेंस आपने पढ़े, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी शायद। अगर दिक्कत हुई है तो वीडियो को दोबारा चला लें आप, और उसके बाद जो भी समस्या होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें, जिससे हम लोग एक डाउट सेशन जो लेते हैं उसमें आपकी समस्याओं को का समाधान हो सके, ठीक है। तो इसे फटाफट आप नोट करिए। चलिए आगे की बात करते हैं हम। और ये तो आपके सेंटेंस हो गए। सेंटेंस के आपने काइंड समझ लिए या टाइप समझ लिए कि सेंटेंस के टाइप जो हैं वो काइंड है, वो 5 प्रकार के होते हैं। आप एक बार मेरे साथ बोल दीजिए। नंबर पहला आपको मैंने पढ़ाया था असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हमने पढ़ाया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस, और अगला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और ये लास्ट जो आपका था वो था इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके अलावा एक इंटर की कैटेगरी में आपको मिलेगा सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। उसे हम टेंसेस जब पढ़ लेंगे उसके बाद आपको कंप्लीट कराएंगे। तो आगे की हम बात कर लेते हैं जरा। 10th लेवल का एक चैप्टर है आपका जिसमें आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले एक अगला टॉपिक आप डालेंगे और अगली हेडिंग बनाएंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अभी तक हमने काइंड्स पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स। और काइंड्स और क्या नाम, पार्ट्स में अंतर क्या है तो आपको पता होगा। काइंड्स का मतलब प्रकार होता है और पार्ट्स का मतलब उसके हिस्से होते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रकार का मतलब ये हो गया कि हम मान लीजिए कि हम एक मोबाइल लेकर आए, ठीक है, एक ये मोबाइल लेकर आए और एक ये मोबाइल लेकर आए, ठीक है। इन दोनों ही मोबाइल में एक खास विशेषता है कि ये अलग टाइप का है ना, इसके अलग अलग टाइप हैं, 2 प्रकार के हैं। मान लीजिए एक स्मार्टफोन है और एक कीपैड है, दोनों का प्रकार कैसा हो गया, अलग हो गया। बट अगर हम पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स कैसे होंगे,
इसके पार्ट्स अलग अलग होंगे। मान लीजिए इसकी बैटरी जो है वो इसका पार्ट्स है, इसकी डिस्प्ले है वो इसका पार्ट है। तो पार्ट्स और काइंड, काइंड का मतलब मोबाइल ही अलग अलग होना, और पार्ट्स का मतलब उसके हिस्से होना। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो उसी तरीके से सेम कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को। तो अगर हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में देखेंगे आप, सेंटेंस के मुख्यतः दो पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं, मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, दो। ठीक है, यानी नंबर फर्स्ट जो होता है जिसे हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट, और दूसरा इसका पार्ट जो होता है जिसे हम प्रेडिकेट नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर इनकी हिंदी की हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट को हम कर्ता बोलते हैं और प्रेडिकेट को हम क्या बोलते हैं, विधेय। ठीक है, तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस के अंदर, तो दो तीन चीज़ों से आप इसे क्लियर करेंगे। यानी सब्जेक्ट वाक्य में जिसकी चर्चा की जाए। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि वाक्य में जिसकी चर्चा की जाए, चर्चा की जाए, वो क्या हो सकता है, वो उस वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है। दूसरा पॉइंट, यानी क्रिया को संपादित करने वाले, ठीक है, संपादित करने वाले को भी हम क्या कहते हैं, करने वाले को भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो क्रिया को संपादित कर ले या क्रिया को जो करता है वही क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपसे कि खेत में बकरी चर रही है, तो यहाँ पर चरना क्या है, एक काम है, और काम को करता कौन है, तो घास कर रही है या फिर बकरी कर रही है, तो आपको पता है कि बकरी कर रही है, तो कार्य को करने वाला बकरी है, बकरी ही क्या हो गई, इसका सब्जेक्ट हो गई। मैंने कहा कि अध्यापक किताब पढ़ा रहे हैं, तो किताब पढ़ाने का काम किसने किया, अध्यापक ने, तो अध्यापक इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से मैंने कहा कि ही गोज टू मथुरा, तो वह मथुरा जा रहा है, यानी ही गोज टू मथुरा, मथुरा जाने का काम किसने किया, ही ने, तो ही क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। तो वाक्य में जिसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं वही क्या हो जाता है, सब्जेक्ट होता है, या फिर क्रिया जो संपादित करे वो भी क्या होता है, सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मैंने कहा कि रोड बनाई जा रही है, बना कौन रहा है, तो ये तो हमें नहीं पता, लेकिन चर्चा हमने किसकी करी इसमें, रोड की, तो रोड क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। अगला पॉइंट आप समझेंगे कि जो सब्जेक्ट है इसे एक फाइंड करने का एक तरीका होता है, और वो होता है कौन शब्द आप लगाकर। ठीक है, यानी कौन आप लगा देंगे जैसे ही, वैसे ही सेंटेंस का सब्जेक्ट निकल के आएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो इसका मतलब कौन पढ़ा रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं का मतलब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या हो गए, उस टाइम आप सब्जेक्ट हो गए। तो ये दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या होता है उसको समझ लीजिए। प्रेडिकेट को हम हिंदी में विधेय कहते हैं, और विधेय का मतलब ये होता है कि जो भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, इन स्पीक अबाउट सब्जेक्ट, जो कुछ भी कहा जाए वो सब क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। यानी कर्ता को छोड़कर बाकी की सब चीज़ें क्या है, प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रेडिकेट की, है ना, तो आप कहेंगे कि कर्ता के बारे में कही हुई बात, ठीक है, पूरी क्या होती है, वो प्रेडिकेट पार्ट में रखी जाती है। जैसे मैंने कहा कि आप पढ़ रहे हो, तो आपको छोड़कर बाकी के पढ़ रहे हो वो क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट। आपके बारे में बताया गया कि आप पढ़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, अगर जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। मैंने लिखा कि रोहन इज वॉचिंग मूवी इन द रूम। यहाँ पर लिखा मैंने कि रोहन इज वॉचिंग मूवी इन द रूम। तो रोहन यहाँ पर जो काम करने वाला है, वॉचिंग जो क्रिया हो रही है वो कौन कर रहा है, तो आपको पता है कि रोहन कर रहा है। तो रोहन कर रहा है, तो इसका मतलब क्रिया को जो संपादित करने वाला होता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। या फिर कौन मूवी देख रहा है कमरे में, तो आप कहेंगे सर रोहन देख रहा है, तो इसका मतलब रोहन क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब बाकी की जो बात बची इसके बारे में जो कुछ भी कहा गया वो पूरा ही क्या हो गया, तो प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, उस पार्ट को हम क्या कह देते हैं, प्रेडिकेट। तो यानी आपने सब्जेक्ट को छांटना सीखा और प्रेडिकेट को छांटना सीखा। इसी के साथ हम थोड़ी सी कुछ सेंटेंस लिखेंगे जिसमें आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट के पार्ट्स और प्रेडिकेट के पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको जरा नोट करें आप।
तो आपने शायद पीछे वाला जो सेक्शन है वो नोट कर लिया होगा, जिसमें आपको केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखने को मिले। तो अभी तो मैंने केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताए, और उसमें मैंने यहाँ पर 5 सेंटेंस लगभग लिखे हुए हैं, जिनमें से आपको ये छांटना है कि कौन सेंटेंस के अंदर कौन सब्जेक्ट है कौन प्रेडिकेट है। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि ही इज़ अ डॉक्टर, पहला सेंटेंस लिखा है ही इज़ अ डॉक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि आप ये देखेंगे कि डॉक्टर कौन है, तो यहाँ से इस से यानी आपको देखना है कि वर्ब, सबसे पहले वर्ब पकड़ना है, और वर्ब आपने पकड़ ली तो आप समझ लेना कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने में दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो जैसे मैंने इस वर्ब को पकड़ा तो यहाँ से देखा कि इतना तो ये सेंटेंस पीछे का है, यानी इसके बारे में कहीं ना कहीं कोई बात कही गई है, ठीक है। तो ही ये इतना ये जो चीज़ है ये क्या हो गई आपकी, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और ये बचा हुआ ये हो गया आपका प्रेडिकेट पार्ट। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इस तरीके से छांटते हैं। तो अगले सेंटेंस में हम देखेंगे कि वर्ब हमें कहाँ दिखी नजर आ रही है। तो आपने देखा कि सर यहाँ पर नजर आ रही है मुझे, है ना। तो यहाँ से लेकर बाकी का जो पार्ट है पूरा ये सब क्या हो गया प्रेडिकेट, और आगे का जो पार्ट होता है वो सब क्या होता है, तो सब्जेक्ट पार्ट है। तो ऐसा भी कंफ्यूजन मत करना कि सर केवल माई एक ही उसमें होता है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ही क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट। अगले सेंटेंस पे आ जाओ, अगला लिखा हुआ है कि जिया डज नॉट बीट हिम, ठीक है। जिया का नाम जैसे ही आया वैसे ही कुछ याद आया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जिया की, तो जिया डज नॉट बीट हिम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डज है ये एक मैन हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा ये पोर्शन क्या हो गया, तो प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। और इससे पहले जो भी चीज़ लिखी थी वो जिया, और जिया ये क्या हो गई सेंटेंस का सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि एन ओल्ड लेडी इज इन वाइट साड़ी इज वर्किंग हार्ड। अब यहाँ पर देखो जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको कि इसमें कहाँ से सब्जेक्ट आपको देखना है। तो यहाँ से देखो जरा इज लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इससे बाद बाकी जो चीज़ है वो सब क्या है प्रेडिकेट है, ठीक है प्रेडिकेट। और इससे पहले की जितनी भी चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पूरा क्या है सब्जेक्ट। तो ये कंफ्यूजन ना हो कि सब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, सब्जेक्ट हो सकता है कि 4 पार्ट्स किसके होते हैं, तो काफ़ी बड़ा ये बन सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एन ओल्ड लेडी इन वाइट साड़ी, ये पूरा ही क्या है सब्जेक्ट है, और बाकी की उसके बारे में जो कहा गया वो चीज़ उसका क्या है प्रेडिकेट पार्ट है। अगले सेंटेंस पे आ जाओ कि अवर नेशनल फ्लावर इज लोटस, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें अगर इज के बाद वाले पोर्शन की, ये सारा पूरा क्या हो गया प्रेडिकेट हो गया, और अगला ये वाला पोर्शन क्या हो गया, तो ये हो गया सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में जिस चीज़ की बात की जाए या जो क्रिया को संपादित करता है वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है या सब्जेक्ट कहलाता है। बाकी के जो पार्ट होता है वो सबका प्रेडिकेट होता है। तो ये 5 सेंटेंस में आपको समझ में आया होगा सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं जरा सब्जेक्ट के पार्ट की और फिर प्रेडिकेट के पार्ट की। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सब्जेक्ट के पार्ट कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें इन चीज़ों की, और जैसा कि आपको बताया कि एक लेक्चर आपका आया करेगा केवल प्रैक्टिस का, ठीक है। वो ये कॉन्सेप्चुअल क्लास है जिसमें आप कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस थोड़ी सी कम करते हैं। लेकिन अगली जो क्लास होती है मतलब क्लास आएगी जो प्रैक्टिस वाली, तो उसमें केवल प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्ट आप इन वीडियो से सीखेंगे और उसमें केवल प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। तो अगला सेंटेंस हम देखते हैं, और सेंटेंस का जो पार्ट है वो सबसे पहले हम समझते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट। तो अगर हम सब्जेक्ट के पार्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट के पार्ट्स कितने होते हैं, तो उनमें हम देख लेते हैं। चलिए, यानी मेन इसमें जो मुख्य होता है वो होता है मेन वर्ड, मेन वर्ड, या इसी को हम हेड वर्ड के नाम से भी जानते हैं। और इस मेन वर्ड के बारे में कुछ अगर विशेष बात बताई गई या इसकी कोई विशेषता बताई गई तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या कहते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है। और मेन वर्ड से पहले इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं बताते हैं जो इसके आगे लगी होती हैं, उनको हम बोलते हैं क्वालिफायर, क्वालिफायर, ठीक है। और क्वालिफायर की भी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं डिटरमिनर, डिटरमिनर, ठीक है। इस तरीके से आपके ये सब्जेक्ट के 4 पार्ट्स बने हुए हैं। जैसे आपने अभी एक सेंटेंस देखा था जो मैंने अभी लिखा था एग्जांपल में, और एग्जांपल में इस तरीके से लिखा था कि एन ओल्ड लेडी इन वाइट साड़ी इज
वर्किंग हार्ड, यानी जो भी आगे का हुआ हो, हमें केवल इससे सब्जेक्ट से मतलब है अभी। तो हम सब्जेक्ट में जरा देखते हैं। तो आपने जैसा कि सब्जेक्ट को समझा, तो सब्जेक्ट में सबसे पहले मैं ये देखना है कि हेड वर्ड क्या है इसके अंदर। तो इस सेंटेंस में हेड वर्ड है क्या। तो हेड वर्ड क्या, मैं एन की बात कर रहा हूँ, या ओल्ड की बात कर रहा हूँ, या लेडी की बात कर रहा हूँ, या साड़ी की बात कर रहा हूँ, कौन कठिन परिश्रम कर रहा है। तो आप कहेंगे सर आप बात तो लेडी की हो रही है, यानी लेडी कर रही है। अब लेडी की विशेषता क्या है कि वो ओल्ड है। तो आपने देखा कि जो मुख्य वर्ड है, यानी मैंने आपको बताया था कि एक मेन वर्ड होगा जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा होगा। तो आपने देखा कि जो लेडी है ये इसका मेन वर्ड है। तो मेन वर्ड क्या हो गया, लेडी। लेडी की भी विशेषता क्या है कि वो ओल्ड है, थोड़ी वृद्ध है। ये क्वालिफायर को ही हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो ये क्वालिफायर हो गया उसका। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इस क्वालिफायर को भी डिटरमाइन किसने किया, तो डिटरमिनर ने किया, यानी एन लगकर। तो ये एन क्या हो गया आपका, डिटरमिनर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से, और ओल्ड हो गया क्वालिफायर, और ये हो गया आपका मेन वर्ड। और बाकी का ये बचा हुआ इनवाइट सारी, ये भी एक एडजेक्टिवल फ्रेज है। और फ्रेज मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस आपने पहला क्लास लिया होगा तो उसमें बताया गया होगा कि फ्रेज क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो अगर स्वतंत्र रूप से छोड़ दें तो इनका मतलब नहीं होता, लेकिन अगर इन्हें किसी सेंटेंस में लगा दें तो कुछ ना कुछ ये विशेष अर्थ देने लगते हैं। तो ये एक प्रकार की एडजेक्टिवल फ्रेज इसके बारे में कही हुई कुछ विशेषताएं हैं जो कुछ शब्दों में दी जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाती हैं, फ्रेज के रूप में आ जाती है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं आप। अगर हमने यहां पर सेंटेंस लिखा, मैंने कहा कि माई ब्रदर इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, यानी माई ब्रदर इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, मेरा भाई जो है वो एसएससी के लिए तैयारी कर रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें, इसमें जरा ये देखो कि सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। तो आपने दिमाग लगाया होगा कि सर यहाँ से इससे बाकी का पार्ट जो है वो सब प्रेडिकेट है, यानी इतना तो पार्ट क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अगर ये प्रेडिकेट हो गया तो ये बचा हुआ पार्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसमें अगर सब्जेक्ट के भी पार्ट छांटने हैं तो कौन कौन से छांटेंगे आप। तो सबसे पहले ये देखें कि इसमें मुख्य वर्ड क्या है। तो मेन क्या है इसमें, तो मेन आप कहेंगे सर माई है या फिर ब्रदर है। तो आप खुद बताएंगे मुझे कि इसमें मुख्य जो पार्ट है वो क्या है, ब्रदर की बात कर रहे हैं हम। तो ब्रदर क्या हो गया इसमें, सर मेन वर्ड हो गया। ठीक है, और इसके बाद इसकी विशेषता क्या है कि ये मेरा भाई है। तो अब यहाँ क्वालिफायर करें इसको या फिर डिटरमिनर करें। तो चीज़ों को समझना जरा, जो जितने भी प्रोनाउन होते हैं, जैसे माइन हो, माई का है, ठीक है, माई है, हिज है, अवर है, ये डिटरमिनर सेडी में भी रहते हैं, और कभी कभी क्या हो जाते हैं ये क्वालिफायर भी। तो देखो इससे पहले लिखा हुआ शब्द क्या है, क्वालिफायर है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये क्वालिफायर है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर। कुछ बुक्स आपको क्या देंगी, ये डिटरमिनर देंगी। तो डिटरमिनर में देख लें आप कौन कौन से होते हैं। तो ए, एन, द, ये आर्टिकल तो आपके रहते ही रहते हैं डिटरमिनर में। उसके अलावा आप इसमें माई, हिज, हिम, यानी कहने का मतलब जितने भी प्रोनाउन हैं आपके, है ना, पजेसिव प्रोनाउन, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, उनको भी हम इसी श्रेणी में रख लेते हैं। तो कभी कभी कोई विशेषता नहीं दी जा रही है उसकी, जैसे ये माई ब्रदर सीधा सीधा लिख दिया, तो ये मेन वर्ड और ये क्या हो गया, डिटरमिनर। तो क्वालिफायर कभी कभी नहीं होगा। और यहीं पर ये सेंटेंस में अगर ऐसा होता कि माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, तो भाई की एक और विशेषता निकल के आई, एल्डर। तो इसे तो हम डिटरमिनर नहीं कह सकते, ये तो उसकी विशेषता है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, क्वालिफायर। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी सेंटेंस में अकेला मेन वर्ड ही दे रखा होगा, जैसे अभी सेंटेंस हमने लिखा था कि ही गोज, मैंने इतना सेंटेंस आपको दे दिया, तो इसमें ये केवल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कौन है कि मेन वर्ड है बस, और उसके अलावा इसकी ना कोई विशेषता बताएगी ना कुछ विशेषता आगे पीछे दी गई है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये होता है यहाँ पर सब्जेक्ट का पोर्शन, ये क्लियर हो गया। ठीक है, इस पर हम ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आप देखेंगे क्वेश्चन में कि कौन कौन से आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जरा प्रेडिकेट पार्ट की। आप लोग जब भी नोट्स बनाते हैं तो उसमें वीडियो को पॉज कर लिया करें और उसके बाद आराम से लिख लिया करें जो भी बोर्ड पे लिखा गया है। ठीक है, नोट्स बनाते चलें विधिवत। तो आगे की बात करते हैं हम प्रेडिकेट पार्ट की। तो आपको पता है कि प्रेडिकेट होता क्या है, एक बार मेरे साथ बता दीजिए कि प्रेडिकेट क्या होता है। कि कर्ता के बारे में जो कही हुई बात होती है और क्रिया के बाद वाला जो पोर्शन होता है वो पूरा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। तो इस प्रेडिकेट में टाइप देखें कौन कौन से होते हैं, और सॉरी टाइप तो नहीं होते, ये इसके क्या होंगे,
काइंड्स हैं, है ना, इसके हिस्से हैं, प्रकार हैं, किस तरीके से हैं, देखिए जरा। यानी प्रेडिकेट का पहला जो शुरू होता है वो वर्ब पोर्शन से होता है, यानी वर्ब है आपके पास, फिर उसका कोई ना कोई विशेष क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसका कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट, है ना, और कॉम्प्लीमेंट के बाद भी और क्या हो सकता है इसमें, तो कोई ना कोई अदर वर्ड होगा, अदर वर्ड, अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो अदर वर्ड होगा, अदर वर्ड है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, या फिर दोनों ही होंगे, तो इस तरीके से ही होते हैं। अब अगर हम बात करें इस वर्ब की भी, तो वर्ब भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, और वर्ब दो तरीके से हम सेंटेंस में यूज करते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब, है ना, और दूसरी होती है आपकी मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, यानी वर्ब की फॉर्म में कभी कभी ऐसा होता है कि केवल मेन वर्ब आपको मिलेगी, वो भी हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रही होगी, तभी तभी ऐसा किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट्स होते हैं, है ना, तो एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, और दूसरा होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आगे पीछे हो, वो भी हो सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे किया जाता है, इनडायरेक्ट को पीछे, तो आप एक प्रीपोजिशन टू या फॉर इनमें से एक प्रीपोजिशन देते हैं। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, तो कुछ कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से होते हैं, हो सकता है कि वो नाउन कॉम्प्लीमेंट हो, अगर नाउन के बारे में बता रहा है, हो सकता है वो एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है, या फिर हो सकता है वो एडवर्ब, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट हो, तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट होते हैं। बाकी अदर वर्ड्स कई टाइप के हो सकते हैं। तो ये जो आपके प्रेडिकेट पार्ट के पोर्शन है, जिनमें आपने देखा कि सबसे पहले वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, फिर उसके अदर वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अदर वर्ड्स शायद कट रहा है, चलिए, लेकिन ध्यान रखना कि कॉम्प्लीमेंट के अलावा एक और कौन सा होता है, अदर वर्ड्स लग सकता है वहां पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, मैं लिखा एन ओल्ड लेडी, एन ओल्ड लेडी हैज डन, हैज अर्नड द मनी टू अर्न मनी, इतना ही कर रखिए, ठीक है। फिर उधर कट रहा है थोड़ा सा, तो मैंने सेंटेंस लिखा है कि एन ओल्ड लेडी हैज अर्न द मनी। तो यहाँ पर सेंटेंस को देखें जरा, आपको पता है कि हैज यानी वर्ब यहाँ से शुरू होती है, तो वर्ब से पहला वाला पोर्शन ये जो एन ओल्ड लेडी है, ये पूरा क्या है, तो सब्जेक्ट है, बाकी का बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में भी देख लीजिए, यानी हैज अपने आप में क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको पता है कि मेन वर्ब यूज की जाती है, तो मेन वर्ब है, फिर उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट है कि क्या वो कमा रही है, तो कमाने का काम कर रही है मनी। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो इसको समझने के लिए आप जब भी एक क्वेश्चन करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन से निकल के आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट से क्या निकल के आता है, किसी क्वेश्चन मार्क से, तो ये निकल के आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अर्न कमाती है, किसे कमाती है या क्या कमाती है, तो आप कहेंगे सर क्या, क्या का मतलब क्या है, मनी, यानी धन कमाती है, पैसा कमाती है, तो ये चीज़ क्या होगी, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। तो सेंटेंस के अंदर कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, कभी इनडायरेक्ट होगा, कभी दोनों ही हो सकते हैं, कभी कॉम्प्लीमेंट में भी हो सकता है। जैसे अगले सेंटेंस में, ये आप पहले नोट करिए, फिर उसके बाद अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा मैंने, मोहित will have bought a car for his brother from आगरा। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि मोहित विल हैव बॉट ए कार फॉर हिज ब्रदर
फ्रॉम आगरा। एक और चीज़ यहाँ से समझना, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि एक बॉट शब्द होता है, यानी एक बाई, ये बाई शब्द से बना हुआ है। बाई और परचेज दो शब्द हैं आपके, दोनों का मतलब ही क्या होता है, तो खरीदना होता है। क्या होता है, खरीदना। लेकिन अंतर क्या होता है कि बाई कब हम लगाते हैं, कब परचेज लगाते हैं, या फिर ये सेंटेंस में कोई एरर है विशेष। तो आप देखेंगे जैसे ही आपको पता चलेगा कि बाई और परचेज दोनों का मतलब खरीदना ही होता है, लेकिन बाई का मतलब जो आम डेली डेली चीज़ें खरीदते हैं उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, अन्य कोई डेली यूज़ करने का कोई सामान है। परचेज वो चीज़ें होती हैं जो हम कहीं महीने खांड में एक बार खरीद लें, तो ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम परचेज। तो यहाँ पर बॉट शब्द जो लिखना है, कार डेली डेली तो नहीं खरीदेंगे हम, तो बॉट शब्द तो गलत हो गया, तो कौन सा हम लगाएंगे यहाँ पर, तो शब्द यूज़ करना पड़ेगा आपको परचेज्ड, परचेज्ड, ठीक है। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज़ करी है, तो आपने बाई और परचेज में अंतर समझ लिया होगा कि डेली चीज़ों को खरीदने के लिए हम क्या लगाते हैं, जो आम प्रतिदिन खरीदते हैं या फिर एक आध दिन में खरीदते हैं, तो उनको हम बाई से प्रदर्शित करते हैं, बाकी के परचेज आप लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मोहित विल हैव परचेज्ड अ कार फॉर हिज ब्रदर फ्रॉम आगरा। इस सेंटेंस में आपको पता है कि बिल से इधर वाला पार्ट है, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ से पार्ट शुरू होता है आपका प्रेडिकेट पार्ट। तो आपको पता है कि बिल हैव जो है वो क्या है, इस सेंटेंस की मेन हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद परचेज, ये क्या है, ये काम मुख्य क्रिया का काम कर रहा है, यानी मेन वर्ब का। और उसने क्या खरीदा है, तो एक कार खरीदी है। तो क्या का आंसर आपने देखा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है सर, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ये सेंटेंस का, ठीक है। और फॉर हिज ब्रदर, किसके लिए खरीदी है, किससे देने के लिए खरीदी, किसी का आंसर जो मिल रहा है आपको इससे मिल रहा है, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फ्रॉम आगरा, अब ये देखो शब्द, ये आपका कॉम्प्लीमेंट सेडी का है या अदर वर्ड का है। क्या इस सेंटेंस फ्रॉम आगरा हटाने से कोई सेंटेंस में कुछ बिगाड़ हो रहा है क्या, तो आप कहेंगे नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये शब्द जो है आपका कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये क्या है, अदर वर्ड है। तो जब भी सेंटेंस में कोई शब्द हटाने से कुछ बिगड़े ना, तो ऐसे सेंटेंस में वो अदर वर्ड होते हैं, और अगर उससे कुछ बिगड़ रहा है तो वो सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि उसके वो सेंटेंस को पूरा कर रहा है, इसीलिए उसे कॉम्प्लीमेंट कहा गया, पूरक। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के हमने लेक्चर में आपने देखा कि जो सेंटेंस था उसके सेंटेंस के पूरे टाइप पढ़े हमने, और उसके बाद सेंटेंस के पार्ट पढ़े। तो ये था आपका सेंटेंस से संबंधित लेक्चर। अब इसके बाद आपको एक सेंटेंस की प्रैक्टिस वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करें, एक दो बार लगभग वीडियो को देखें, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए, और नोट्स आप तैयार कर लें, ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।